हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं DSSB PRT पार्ट बी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आज की इंट्रोडक्टरी क्लास। और यहाँ पे इस वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ 3 से 4 बातों को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी, देन वी विल मूव ऑन टू दिस सेशन। सो सबसे पहले, इन केस कोई मुझे पहली बार यूट्यूब पे देख रहा है, सो आने वाले 3-4 महीने जब तक ये एग्ज़ाम आपका नहीं हो जाता है, लगभग आप मान के चलो 3 से 4 महीने हैं आपके पास। ऑल ओवर टोटल की मैं बात करूँ तो मिनिमम 3 मंथ्स हैं आपके पास। सो तब तक इस चैनल पे आपको DSSB से रिलेटेड इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और पार्ट बी की क्लासेस मिलेंगी। और आज हमारा जो ये इंट्रोडक्टरी क्लास हो रहा है, ये पेड बैच के लिए क्लासेस है। तो इससे एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि इस कोर्स में कंटेंट जो है वो मेरे द्वारा क्या रहने वाला है, किस लेवल का कंटेंट मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँगी, किस तरीके का यहाँ पे हमारा जो एक जो सिस्टम है यहाँ पे चीज़ों को डील करने का वो क्या रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अब एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि फ्री और पेड बैच में यहाँ पे क्या डिफरेंस रहने वाला है मेरे द्वारा। तो देखो, पेड बैच में जो चीज़ें होंगी वो इसी तरीके से आपको स्ट्रक्चर्ड वे में मिलेंगी। ऑलरेडी मेरी एप्लीकेशन पे DSSB का कोर्स अवेलेबल है। पहले भी जो भी वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ है या फिर NIOS के जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं वो मैंने खुद मेरे द्वारा लिखे गए हैं, जो मैंने वहाँ पे सारे जो नोट्स हैं वो वहाँ पे दे रखा है एप्लीकेशन पे। इसके साथ साथ वीडियो कोर्स भी वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो अब इसमें क्या नया है जो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉर पेड एंड फ्री, ये बता देती हूँ फटाफट। देखो, जो फ्री क्लासेस रहेंगी वो तो आपकी यूट्यूब पे आपको मिलेंगी, जैसे कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होता है हम उनको भी यहाँ पे फ्री क्लासेस के थ्रू आपको मैं देने की संपूर्ण कोशिश करूँगी पूरी तरीके से। लेकिन जो आपका पेड बैच होगा उसके अंदर सारी चीज़ें स्ट्रक्चर्ड वे में होगी, सारी चीज़ें प्रॉपर वे में होगी। तो अगर आपने पहले मुझे देखा है किस तरीके से मैं चीज़ों को डील करती हूँ, किस तरीके से मैंने पिछले एग्जाम्स में कंटेंट प्रोवाइड किया है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके का ये कंटेंट रहने वाला है। और एक चीज़ और, ये जो आज हम इंट्रोडक्शन क्लास शुरू करने वाले हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम, ये ऑलरेडी मैंने NIOS नोट्स के थ्रू पढ़ा दिया है, लेकिन फिर से हम नए सिरे से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो बच्चे मुझे एप्लीकेशन पे देख रहे हैं, ये वी हैव डन दिस, हम ये कर चुके हैं। ये जो आप टॉपिक देख रहे हो, जैसे यहाँ पे एंशिएंट इंडियन एजुकेशन, गुरुकुल क्या होता है, देन इंडियन एजुकेशन जो आपका था प्री इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता से पूर्व, ये सब आपको पढ़ना था। तो ये मैंने अपने NIOS के जो नोट्स हैं उसमें ऑलरेडी मैंने करा दिया है, ऑलरेडी मैंने इसकी वीडियो दे दी है। लेकिन इसको फिर से हम यहाँ पे एप्लीकेशन पे करने वाले, सारी चीज़ें फिर से आपको यहाँ पे मैं करवाऊंगी। क्यों? क्योंकि नए सिरे से करने जा रहे हैं। और जितने भी बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं, क्योंकि मेरे मोस्टली जो नोट्स थे NIOS के वो हिंदी में थे, काफ़ी बच्चों ने बोला, तो इसीलिए इस बार फिर से इसको करेंगे, फिर से रिवीजन करेंगे। जो बच्चे पहले से एनरोल्ड हैं उनको भी यहाँ पे हेल्प मिलेगा। एंड ये चीज़ें हम कर चुके हैं, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो वी हैव डन दिस प्रीवियसली NIOS नोट्स में, उसके बाद हम क्लास को शुरू करेंगे। बट ये कुछ चीज़ें बताना ज़रूरी होती हैं बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, सो दैट कि अगर कोई पहली बार भी देख रहा है तो उसको समझ में आ जाए। ये आप देख सकते हो, ब्लॉक 1 कोर्स 1 NIOS में इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो ये मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स हैं जो मैंने खुद हैंड रिटन हर एक बुक से सारे NIOS के नोट्स मैंने यहाँ पे बनाए हैं। ये मैं करवा चुकी हूँ ऑलरेडी सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ पर हम फिर से सारा अगेन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कोई चीज़ आपकी PRT के लिए नहीं छूटेगी। तो आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं इनकेस कोई इच्छुक है पेड लेने के लिए। अगर आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना है तो पेड आपके लिए बेस्ट रहेगा। और अगर आप नहीं कर सकते हो अफोर्ड, या आपको लगता है कि आप यहाँ पे सेल्फ स्टडी कर सकते हो, तो वो भी ठीक है, आप मेरे से फिर भी जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस की क्लासेस यहाँ पे हमारी आएंगी, तो आप वैसे भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को हम, और कोशिश करूँगी 2 पार्ट में इसको करने की। एंड ये मेरी एप्लीकेशन है, आप गूगल प्ले स्टोर पे सिंपली मेरा नाम सर्च कर सकते हैं एंड यू कैन फाइंड दिस कोर्स, जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। और यहाँ पे आपको फ्री टेस्ट एक मिलेगा, तो आप लोग एप्लीकेशन पे जाके एक फ्री टेस्ट लगा सकते हो। 100 क्वेश्चन का जो टेस्ट है वो देख सकते हो। यहाँ पे कुछ नोट्स, कुछ वीडियोस मैंने यहाँ पे जो आप लोगों के लिए एक्सेस दे रखा है, तो आप लोग चेकआउट कर लेना, ठीक है। और बाकी अदर डिटेल्स के लिए एप्लीकेशन पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को।
2 पार्ट में ये वीडियो मैं करने वाली हूँ, एक पार्ट में बहुत लंबा हो जाएगा। और देखो भागना नहीं है हमें, हम लोग स्ट्रक्चर्ड वे में करेंगे, आराम से करेंगे। हलवा नहीं है जो 2 मिनट में पक जाएगा, मैगी नहीं है। हर एक चीज़ को समझेंगे, हर एक चीज़ को जानेंगे, एक एक पॉइंट को यहाँ पे मैं क्लियर करूँगी। तो कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है, आराम से पढ़ना है। जब हमें रिविजन करना होगा हम रैपिड तरीके से कर लेंगे, मैं वो भी करा सकती हूँ, लेकिन अभी आई वुड सजेस्ट कि इसको आराम से करिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आज फर्स्ट वीडियो में इंडियन एंशिएंट जो इंडियन एजुकेशन है वो डिस्कस कर रहे हैं। वी हैव डन दिस इन नोट्स एज वेल, दोबारा डिस्कस करेंगे। देखो जो एंशिएंट प्राचीन भारतीय शिक्षा थी उसके अंदर जो प्राथमिक शिक्षा थी वो अलग नहीं थी, ठीक है। ये सब आपका नोट्स से ही है, तो इसको आपको बस समझ लेना है कि यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन जो था वो सेपरेट नहीं था। एजुकेशन को क्या माना जाता था, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस माना जाता था। तो क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है, ठीक है। क्वेश्चन आपका ऐसे बन जाएगा कि प्राचीन काल में जो भारतीय शिक्षा थी वो कैसी थी। तो भारतीय शिक्षा जो थी वहाँ पे देयर वाज नो सेपरेट प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट था कि जो प्राइमरी स्टेज था उसमें मेजर फोकस किस पे किया जाता था, डेली लाइफ स्किल्स पे, यानी जो जीवन जीने का कौशल था उस पे यहाँ पे फोकस किया जाता था एंशिएंट टाइम पे, प्राचीन अगर हम समय की बात करें। नॉलेज को क्या माना जाता था, थर्ड आई माना जाता था। ये आ सकता है क्योंकि सीधा सीधा NIOS से क्वेश्चन बनते हैं। तो ज्ञान को तीसरी आंख कहा जाता था, जो कि हमें जीवन के लिए क्या देंगे, इनसाइट देंगे, जो हमें इनसाइट देंगे, लाइफ को जो समझने का एक तरीका है वो हमें प्रदान करेंगे। फिर उसके बाद शिक्षा के उद्देश्य क्या होते थे। अगर हम जो एंशिएंट अगर हम बात करें, प्राचीन भारतीय शिक्षा की बात करें, तो बुद्धि, शासन और जो शक्ति है और जो दक्षता है, 3 चीज़ों पे फोकस किया जाता था कि जो शिक्षा है वो हमारी इंटेलिजेंस को, हमारे पावर को और हमारी एफिशिएंसी यानी हमारी दक्षता को बढ़ाने का काम करेगा, पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा क्या था कि हम बच्चों को प्रोग्रेस और फ्रीडम देंगे मिजरीज से, यानी दुखों से मुक्ति देना, दुखों का निदान करके उसको मुक्त कर देना शिक्षा का एम रहा करता था। हैप्पीनेस, फेम, रिस्पेक्ट, वेल्थ, इन सब की बात की जाती थी कि जो शिक्षा है वो बेसिकली धन, सम्मान, यश और सुख का साधन है। उसके बाद हेल्प्स फुलफिल ड्यूटीज, जो ड्यूटीज होती थी हमारे, मतलब बेसिकली आपके कर्तव्यों को निर्वाह करना जरूरी है, चाहे वो सोशल हो, रिलीजियस हो या वो फैमिली हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मुक्ति की बात की जाती थी, मोक्ष की प्राप्ति। तो ये 4-5 जो उद्देश्य आप देख रहे हैं ये शिक्षा के मेजर उद्देश्य रहा करते थे एंशिएंट इंडिया में। अब फेमस कोटेशन याद रखनी है। पहला था यहाँ पे कि विदाउट एजुकेशन वी आर बीस्ट, हम बिना शिक्षा के किसके समान है, पशु के समान है, ये कोटेशन है। दूसरा यहाँ पे कि ट्रू एजुकेशन लिबरेट्स, यानी जो सच्ची शिक्षा होती है वो हमें क्या देती है, मुक्ति देती है, ठीक है। ये 2 कोटेशन है, तो ये बेसिक सा था। आगे बढ़ते अब बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ गुरु एंड द गुरुकुल सिस्टम। गुरुकुल सिस्टम और गुरु का जो कॉन्सेप्ट है वो पूछा जाता है एंशिएंट इंडिया के अंदर, काफी प्रश्न यहाँ से बने हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे गुरुकुल सिस्टम जो था। यहाँ पे क्या था कि विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रहते थे, जैसे कि जो आवासीय विद्यालय होते थे, जो बोर्डिंग स्कूल रहते थे, रेजिडेंशियल स्कूल्स रहते थे, पहले भी इसी तरह का रहता था गुरुकुल सिस्टम में, जहाँ पे विद्यार्थी किसकी शरण में रहते हैं, गुरु की शरण में रहते हैं। यहाँ पे सभी को इक्वल माना जाता था गुरुकुल प्रणाली में, कि सभी क्या है, समान है। तो आपको ये टर्म्स याद रखने, हो सकता है ऐसे आ जाए कि गुरुकुल प्रणाली की विशेषता क्या है। पहली विशेषता है कि गुरु के आश्रम में बच्चे रहते थे, स्टूडेंट्स रहते थे। दूसरा है कि ऑल इक्वल, सभी इक्वल है। तीसरा, एजुकेशन फ्री थी। और यहाँ पे जो मधुकारी वर्ड आया, एक मधुकारी से आश्रम चलता था, यानी भिक्षा मांगते थे, तो एक मधुकारी वर्ड याद रखना है कि जो एजुकेशन है इट वॉज सपोर्टेड बाय मधुकारी, यानी भिक्षा से आश्रम चलना। दिस टॉट ह्यूमिलिटी, क्या सिखाया जाता था यहाँ पे गुरुकुल प्रणाली में, ह्यूमिलिटी सिखाया जाता था, इक्वालिटी सिखाया जाता था, सोशल इनडेटनेस, यानी कि समाज के प्रति ऋण का भाव, कि हम सोसाइटी के प्रति अलाइन हो, हम वहां पे समानता की बात कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर आपका PYQ बना है कि गुरुकुल की मुख्य विशेषता क्या है। DSSB में नहीं बना है, लेकिन दूसरे एग्जाम में आपका ये प्रश्न बना हुआ है, ठीक है। तो याद रखना कि आपका समानता, विनम्रता और समाज के प्रति
जो ऋण भाव है ये सिखाया जाता था गुरुकुल में। 3-4 चीजें हैं इंपॉर्टेंट, आगे बढ़ते हैं। अब गुरुकुल में गुरु की भूमिका क्या रहती थी? एंशिएंट टाइम की हम बात कर रहे हैं। पहला, गुरु को क्या माना जाता था? मुखिया, पिता और संरक्षक, पेरेंट, गार्जियन और हेड। दूसरा, शुल्क नहीं लेते थे, ठीक है, कोई भी शुल्क नहीं लेते थे। और यहाँ पे जो विद्या दान है उसी को सर्वोत्तम दान माना जाता था। कोई वहां पे शुल्क नहीं होता था किसी भी चीज का। ये बेसिकली किंग सोसाइटी और जो यहाँ पे गुरु दक्षिणा होती थी बेसिकली उसी से आश्रम चलता था। तो हमने जैसे देखा कि गुरु दक्षिणा यहाँ पे दी जाती थी, ठीक है। और गुरु माता पिता व देवताओं से भी अधिक पूजनीय होते थे, ठीक है। जैसे कि वो कोटेशन है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, तो वही है कि देवताओं से भी अधिक पूजनीय गुरु को माना जाता था। ये गुरु की भूमिका है गुरुकुल के अंदर। उसके बाद क्वालिटीज ऑफ गुरु, ये भी आपके सारे नोट्स के अंदर से हैं, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगर हम क्वालिटीज की बात करें तो ट्रू स्कॉलर, स्पिरिचुअलिटी, इनलाइटेंड, एपिटमी ऑफ गुड क्वालिटीज, यानी गुरु का जो एक यहाँ पे स्थान है वो सच्चा विद्वान जिसको आत्मज्ञान है और जो बहुत ही क्या है, जिसका श्रेष्ठ गुण है, ठीक है। लाइफ लॉन्ग लर्नर माना जाता था गुरु को। गुरु कौन है? लाइफ लॉन्ग लर्नर है। तो देखो यहाँ एक वर्ड आया था आपके उसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पे गाइड बाय द साइड, नॉट सेज ऑन द सेज, यानी कि यहाँ पर प्रवचन करता नहीं माना जाता था गुरु को। गुरु क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ, गुरु इज अ काइंड ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्नर, ही इज नॉट अ सेज ऑन सेज, ठीक है। उसके बाद गुरुज वर लाइक इंस्टीट्यूशंस, स्टूडेंट्स केम फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी गुरु स्वयं संस्था थे और दुनिया भर से जो विद्यार्थी थे वो आते थे। टीचिंग एंड ट्रेनिंग की बात करें तो यहाँ पे सीनियर ब्रिलियंट स्टूडेंट असिस्टेड इन टीचिंग, जिसको मॉनिटरल सिस्टम कहा जाता था, यानी कि जो वरिष्ठ या मेधावी बच्चे होते थे उस टाइम पे वो शिक्षण में सहयोग करते थे, तो इसको हम शिष्य निगरानी प्रणाली यानी मॉनिटरल सिस्टम कहते हैं। तो मॉनिटरल सिस्टम क्या था यहाँ पे गुरुकुल के टाइम पे, कि जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते थे वो क्या करते थे? असिस्ट करते थे गुरु को टीचिंग में। तो ये याद रखना है। मॉनिटरल सिस्टम कहाँ से आया है? गुरुकुल से। तो गुरुकुल में जब गुरुकुल टाइम, जो एंशिएंट इंडिया में गुरुकुल जो पीरियड था, गुरुकुल जो प्रणाली होती थी उसके अंदर मॉनिटरल सिस्टम को अपनाया जाता था। फिर यहाँ पे प्रैक्टिकल टीचर ट्रेनिंग दिया जाता था यहाँ पे, यानी व्यवहारिक शिक्षक जो शिक्षण प्रशिक्षण है वो प्रैक्टिकल होता था टोटली। एंड लेटर डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो चतुर्वर्ण व्यवस्था यहाँ पे विकसित हुई, हायरार्की जो हम कहते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली जो ब्राह्मण्स थे उनको उनका वंशानुगत पेशा क्या बन गया था? टीचिंग बन गया था। तो हम जो हायरार्की की बात करते हैं वो यहीं से आपका स्टार्ट हुआ। एंड देन वहाँ पे जो ब्राह्मण्स थे वो मेजरली टीचिंग्स में थे और वहीं से जो वंशानुगत एक जो क्रम आया वो बढ़ता चला गया। तो ये बेसिक सी चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला पॉइंट है एंशिएंट इंडिया एजुकेशन पॉलिसी की। अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ रहा है कि ईसा पूर्व जो तीसरी शताब्दी थी उसमें धार्मिक शिक्षा जो थी वो दो तरह से स्टार्ट हुई थी। पहला वैदिक और दूसरा जिसको बुद्धिस्ट बोलते हैं। तो दो प्रणाली कौन सी थी जहां से जो एंशिएंट इंडियन पॉलिसी या हम शिक्षा नीति की जब हम बात करते हैं या हम शिक्षा की प्रणाली की बात करते हैं उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट प्रणाली थी। वैदिक प्रणाली जिसको ब्राह्मणिक बोला गया बाद में, दूसरी प्रणाली क्या थी? बौद्धिक प्रणाली। तो बुद्धिस्ट एंड जो आपका वैदिक है वो दोनों आया। उसके बाद गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया फ्लरिश्ड ड्यूरिंग, ये आपका DSSB और अलग अलग बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का विकास कब हुआ था, कौन से पीरियड में हुआ था, ये आता है। तो हमने देखा अभी वैदिक पीरियड, तो आंसर क्या बनेगा? वैदिक एंड जो आपका उपनिषदिक जो पीरियड था उसके अंदर आपका ये आया था। तो मोस्टली आपका वैदिक पीरियड आता है या हम बौद्धिक भी इसको हम कह सकते हैं। तो ये याद रखना है। फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो रोल था, यहाँ पे जो टीचर का रोल था, अगर हम यहाँ पे वैदिक पीरियड की बात करें तो क्या था? तो यहाँ पे बेसिकली हम गुरुकुल सिस्टम की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, ये गुरुकुल सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो पहला है कि टीचर की भूमिका बहुत सारी थी। पहली पेरेंट के जैसी थी, फिर टीचर है, स्कॉलर है, मिशनरी जो आए बाद में उनकी,
और जो फ्रेंड फिलोसोफर या हम गाइड की बात करते हैं वो यहाँ पे मेन भूमिका थी। फिर स्टूडेंट की देखभाल यहाँ पे था कि व्यक्तिगत ध्यान दिया जाए, प्रगति और विकास को सुनिश्चित करना दूसरा। तीसरा संबंध कैसा था, फादर सन लाइक रिलेशनशिप, तो पिता और पुत्र जैसा जो संबंध था वो यहाँ पे एक गुरु और एक शिष्य का रहा करता था। शिक्षण की पद्धति कैसी रहती थी यहाँ पे, ओरल, इंटरेक्शन, डायलॉग, लेक्चर, डिबेट और रेसिटेशन। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टीचिंग मेथड पूछ लेगा, टीचिंग मेथड कैसा रहता था उस टाइम पे, ओरल इंटरेक्शन ज्यादा रहता था, मौखिक संवाद हो गया, डायलॉग यहाँ पे करते थे, लेक्चर होता था, डिबेट होता था, रेसिटेशन करना, किसी चीज को लगातार पुनरावृत्ति करके सीखते थे। उसके बाद यहाँ पे मूल्यांकन कैसा था, कंटिन्यूअस था, इंटरनल गुरु के द्वारा होता था, कोई एग्जाम नहीं होता था, ठीक है। नो एग्जाम, नो एग्जाम, नो डिग्री, तो याद रखना इसकी विशेषता है कि एग्जाम और डिग्री यहाँ पे नहीं होता था। फिर यहाँ पे गुरु डिक्लेयर्ड स्टूडेंट क्वालिफाइड इन कॉन्वोकेशन, गुरु दीक्षा समारोह में गुरु घोषणा करते थे कि वो पास हुआ है, नहीं हुआ है, या फिर उसने कितना जीवन कौशल को हासिल कर लिया है। इस तरह का डिसीजन बेसिकली लिया जाता था। विद्यार्थी की स्वतंत्रता क्या वहां पे थी उस टाइम पे, तो स्टूडेंट्स फ्री टू चूज गुरुज एंड सब्जेक्ट। ये क्या है कि बच्चों को यहाँ पे इस पीरियड में गुरुकुल प्रणाली में ये स्वतंत्रता होती थी कि वो अपने गुरु को और अपने सब्जेक्ट को चुन सकता है। गुरु के पास ये रहता था कि इधर ही विल एक्सेप्ट, मेजरली मेन होते थे, तो इधर ही विल एक्सेप्ट और रिजेक्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे शिक्षा का केंद्र अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका बुद्धिस्ट बहुत सारी जो आपकी आवासीय जो विद्यालय बने, बुद्धिस्ट जो मॉनेस्ट्री थी या टेम्पल्स थे, रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी यहाँ पे बनी, जैसे कि तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला, 3 इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज हैं, तक्षशिला, नालंदा एंड विक्रमशिला, तीनों याद रखने हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्या थे, शिक्षा के केंद्र थे इस पीरियड में। उसके बाद यहाँ पे प्रवेश कैसे होता था, एंट्रेंस, कठिन प्रवेश परीक्षा होती थी, और अन्य संस्थाएं भी हैं जैसे पाठशाला, मकतब जो प्राइमरी में था, और मदरसा जो हायर जो इस्लामी शिक्षा थी वो यहाँ पे दी जाती थी, किसके द्वारा, मदरसाज एंड मकतब के द्वारा। मकतब यानी जो प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड है, मदरसा यानी कि जो हायर एजुकेशन है। तो ये दोनों चीजें किससे रिलेटेड है, इस्लामिक से रिलेटेड है, जो इस्लाम में यहाँ पे शिक्षा का प्रसार जो हुआ था। तो ये बेसिक चीजें थी। गुरुकुल के बारे में हमने देखा, हमने गुरु का रोल देखा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें, और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, सिंपल एक आधा क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे रोल ऑफ टीचर इन इमर्जिंग सोसाइटी। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपका इसलिए हो जाता है एग्जाम में क्योंकि यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे कि उभरते समाज में शिक्षक की भूमिका क्या रहेगी, तो यहाँ पे लॉरी लॉर्ड का नाम याद रखना। लॉरी लॉर्ड का जो संवाद मॉडल था, तो कन्वर्सेशन मॉडल दिया लॉरी लॉर्ड ने। कन्वर्सेशन मॉडल के अंदर शिक्षक की 4 प्रमुख भूमिका इन्होंने बताई थी। कितनी भूमिका बताई थी, 4। कौन कौन सी है, पहला डिस्कर्सिव, पहली भूमिका डिस्कर्सिव, दूसरी अडैप्टिव अनुकूलनात्मक, तीसरी जो अंतःक्रियात्मक है, एंड चौथी विशेषता क्या है, चिंतनशील। तो ये किसने दिया है, लॉरी लॉर्ड। कौन सा मॉडल है, कन्वर्सेशन मॉडल है। 4 टाइप इन्होंने दिए, शिक्षक की जो भूमिका है वो 4 प्रकार की बताइए। सबसे पहले संवादात्मक की बात करते हैं। इसमें देखो क्या है कि टीचर एंड स्टूडेंट का जो व्यू है वो क्लियर होना चाहिए, यानी संवाद पे फोकस किया गया है। स्टूडेंट्स और जो टीचर है उनका जो विचार हो वो एक दूसरे से स्पष्ट हो, क्लियर हो। यहाँ पे अग्री होना चाहिए लर्निंग गोल के लिए, यानी सीखने के जो भी लक्ष्य होंगे उस पर सहमति करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एनवायरनमेंट यहाँ पे टीचर देता है फीडबैक के लिए, तो शिक्षक बेसिकली प्रतिक्रिया के लिए एक एनवायरनमेंट को क्रिएट करता है, एक एनवायरनमेंट को बनाता है। तो पहला कौन सा मॉडल है आपका, डिस्कर्सिव। दूसरा मॉडल है अनुकूलनात्मक। यहाँ पे रिलेशन जो है उसको यहाँ पे टीचर कंटिन्यू रखता है, यानी कि जो शिक्षक है वो छात्र और अपनी समझ के साथ संबंध का उपयोग कर संवाद को आगे बढ़ाता है, यानी कि बेसिकली एक रिलेशन को बना रहा है, एक ऐसा रिलेशन जो पॉजिटिव है, जो कैसा है, बहुत पॉजिटिव है। तीसरा है अंतःक्रियात्मक। यहाँ पे बेसिकली स्टूडेंट्स एक्ट करते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए,
और टीचर यहाँ मीनिंगफुल फीडबैक देता है जो भी बच्चे यहाँ पे एक्शन करते हैं। तो तीसरा क्या था यहाँ पे, थर्ड वन इज अंतःक्रियात्मक, यानी इंटरेक्शन हो रहा है, टीचर का काम है कि उनको मीनिंगफुल फीडबैक दे, बच्चों का काम है कि वो यहाँ पे अपने गोल्स को अचीव करे। चौथा था चिंतनशील, यहाँ पे टीचर सपोर्ट करता है बच्चों को, जहाँ पे बच्चे अपने ज्ञान को बेसिकली प्रतिक्रिया को बेसिकली अपने लक्ष्य से जोड़ रहे हैं, तो टीचर उस प्रक्रिया का समर्थन करेगा जहाँ बच्चे अपने गोल को, जहाँ पे छात्र जो है वो प्रतिक्रिया को अपने लक्ष्य से जोड़ते हैं। तो ये चार जो टाइप थे, ये टीचर के क्या है, इंपॉर्टेंट रोल्स हैं जो इन्होंने दिया। ठीक है, आगे बढ़ते। अब बात करेंगे यहाँ पे आज की भारतीय शिक्षा की उत्पत्ति, स्वतंत्रता पूर्व काल। अब आता है यहाँ से हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब हम यहाँ पे जितनी भी इंडिपेंडेंस से पहले पॉलिसीज आई उनको अब हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फटाफट से। देखो यहाँ लिखा है कि बाय द एंड ऑफ द वैदिक पीरियड एंड ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड missionaries and various religious groups had brought some basic education to Indian masses। यानी जब आपका वैदिक पीरियड खत्म हुआ, मिडिवल पीरियड की शुरुआत हुई, वहाँ पे बहुत सारे मिशनरीज आई और उन्होंने बेसिक एजुकेशन की बात की शिक्षा में। ठीक है, शिक्षा जो प्रारंभिक शिक्षा है उसकी बात की। कैसे की? पहला, थ्रू चर्चेज इन इंग्लिश, यानी अंग्रेजी में चर्च के माध्यम से, जो मिशनरीज हैं उनका फोकस मेन था ये। दूसरा, टेम्पल स्कूल थ्रू संस्कृत में मंदिर स्कूलों के माध्यम से, और जो मदरसाज हैं उसके अंदर फारसी और अरबी भाषा का विस्तार किया गया। तो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो यहाँ पे स्टार्ट हुई धीरे धीरे। समझ आ रहा होगा, आई होप आपको समझ आ रहा हो। नहीं आएगा तो मुझे प्लीज बताना। वैदिक और मिडिवल पीरियड जब आया उसके टाइम पे तीन चीजें आई। चर्च हुआ जहाँ पे इंग्लिश सिखाया जाने लगा, फिर उसके बाद टेम्पल में संस्कृत सिखाई जाती थी उस टाइम के, और मदरसाज जो होते थे उसमें आपका अरबिक और पर्शियन, जो आपका फारसी और अरबी है, वो यहाँ पे सिखाया जाता था। तीन प्रोसेस थे। फिर यहाँ पे लिखा है कि देखो यहाँ पे कि यह शिक्षा कुछ बच्चों तक सीमित थी। इसकी सबसे बड़ी कमी थी कि यहाँ पे फ्यू स्टूडेंट्स वुड गेट एजुकेशन, बहुत कम बच्चे इसको प्राप्त कर पा रहे थे, बहुत मास तक शिक्षा नहीं जा रही थी, तो बच्चों तक सीमित थी, कुछ ही बच्चों तक ये शिक्षा सीमित थी, और इसे समकालीन शासकों और धनिक की दान सहायता से चलाया जाता था जब तक कि ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित नहीं हुई और जब तक ब्रिटिश जो संसद है वो नहीं आई थी। तो जो पहले ये जो एजुकेशन चल रहा था, जो विभिन्न धार्मिक समूह और जो मिशनरीज जो जिस तरीके की शिक्षा दे रहे थे, ये बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंच रही थी, बहुत मास तक नहीं जा रही थी। केवल धनी लोग, जो उच्च वर्ग के लोग थे, वही इसको प्राप्त कर पाते थे, राइट। तो धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई एंड देन आगे चल के हमारे एक के बाद एक अलग अलग जो है शिक्षा में चेंजेस आते रहे। उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे चार्टर एक्ट के बारे में। अब यहाँ से ये जो एक्ट है, ये जो कमीशंस हैं, ये आपके सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ आपका क्वेश्चन बनेगा और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आए हैं। तो देखो, सबसे पहले कि भारत में वर्तमान शिक्षा प्रणाली की उत्पत्ति 19वीं सदी की शुरुआत में हुई, और यहाँ पे पहला जो ऑफिशियल फाइनेंशियल अरेंजमेंट था, पहली बार स्थानीय लोगों की शिक्षा के लिए सरकारी स्तर पर जो आधिकारिक वित्तीय प्रबंध किया गया था वो इसमें किया गया था, जो आपका चार्टर एक्ट आया। तो क्या है, मोटा मोटा क्या समझना है इसके अंदर, कि जो 19वीं सदी है उसमें शिक्षा प्रणाली की शुरुआत हुई एंड पहला जो ऑफिशियल फाइनेंशियल एग्रीमेंट किया गया या अरेंजमेंट किया गया शिक्षा को ध्यान में रखते हुए, वो किसके द्वारा किया गया था? चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया था कि भाई स्थानीय लोगों की शिक्षा के लिए कुछ ना कुछ वहां पे सरकारी स्तर पर क्या किया जाए, कुछ ना कुछ हम फंडिंग करें, राइट। तो चार्टर एक्ट आया 1813 में। तो ईयर पूछता है 1813 में कौन सा एक्ट आया? सबसे पहले चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट के अंदर बेसिकली जो फंडिंग की गई एजुकेशन के लिए वो 1 लाख रुपए पर ईयर की गई। उस टाइम पे बहुत ज्यादा थी 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए पर ईयर फंडिंग की बात इस एक्ट में की गई थी कि भाई हम शिक्षा पे लगाएंगे इतना पैसा। यहाँ पे प्रमोट किया गया लिटरेचर को, सपोर्ट किया गया लर्न्ड इंडियंस को, स्प्रेड किया गया साइंस नॉलेज को।
तो 3-4 चीजें हैं। पहला कि 1 लाख रुपए प्रति वर्ष देंगे शिक्षा में हम सरकारी जो फाइनेंस है उसकी बात की गई। साहित्य लिटरेचर पे फोकस हुआ। शिक्षित भारतीयों को समर्थन दिए जाने की बात की गई, जो एडुकेटेड इंडियन थे उस टाइम पे। एंड विज्ञान को बहुत फोकस किया गया चार्टर एक्ट के अंदर। तो 3-4 चीजें हैं। चार्टर एक्ट के बारे में 1813 में आया। कितने रुपए की बात की गई थी? पहला ऑफिशियल फाइनेंशियल एग्रीमेंट था ये याद रखना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अगला, हाँ, नेक्स्ट आता है मैकाले का मिनट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। अब देखो, इंपॉर्टेंट तो सब कुछ है, जो यहाँ कर रहे हैं, जितना कर रहे हैं, सब इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कुछ होते हैं ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये उन कैटेगरी में आ रहा है। मैकाले का मिनट से क्वेश्चन आता है। क्या था ये? चार्टर एक्ट हमने देख लिया 1813। 1813 के बाद 1834 में आया। सीरियल वाइज कर रहे हैं, ईयर वाइज कर रहे हैं। तो 1834 में लॉर्ड मैकाले जो है वो मद्रास आए। लॉर्ड मैकाले क्या हुए? मद्रास में आए। एंड उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? विलियम बेंटिक थे। तो नाम याद रखना है। उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे भारत में? विलियम बेंटिक थे। मैकाले भारत आए 1834 में, ठीक है। फिर उसके बाद लगभग 4 वर्ष तक भारत में रहे मैकाले, और 1838 में वो इंग्लैंड लौट गए। अब मैकाले का काम क्या क्या रहा वो देखेंगे पहले, ठीक है। तो जनवरी 1835 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के अध्यक्ष के रूप में मैकाले का ज्ञापन तैयार किया गया था। तो ये याद रखना है कि कौन सी कमेटी थी। तो याद रखना है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन में मैकाले मिनट की बात की गई थी, ठीक है। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो नेटिव भाषाएं थी, जो हम जिसको बेसिकली स्थानीय भाषा बोल देते हैं, जो उस समय पे लोग पढ़ रहे थे, उसको रिजेक्ट किया गया। तो बेसिकली यहाँ पे कौन कौन सी भाषा आती है? संस्कृत, अरबिक, पर्शियन, यानी कि आपका संस्कृत, अरबी और फारसी, इनको अस्वीकार किया गया। और जो अंग्रेजी है, इंग्लिश है, उसको यहाँ पे फोकस किया गया था। इंग्लिश और जो पश्चिमी विज्ञान है, वेस्टर्न साइंस है, तो वेस्टर्न साइंस एंड जो इंग्लिश था उसको फोकस किया गया। तो इन्होंने सबसे बड़ा चेंज क्या किया था कि इन भाषाओं को रिजेक्ट किया और इंग्लिश को प्रमोट किया। इन्होंने बहुत इंग्लिश की बात की, और मेनली इन्होंने क्या क्या बोला उसके बारे में आगे बात करते। ये मुख्य बिंदु है जहां पे मैकाले मिनट में बात की गई थी कुछ कुछ चीजों के बारे में। सबसे पहले रिजेक्शन ऑफ नेटिव लैंग्वेजेस हमने देख लिया। मैकाले का विश्वास था, मैकाले ने बोला कि इंग्लिश जो है वो सुपीरियर है। तो इन्होंने कहा कि इंग्लिश सुपीरियर है और ज्यादा जरूरी है वेस्टर्न नॉलेज को समझने के लिए। इन्होंने कहा इंग्लिश को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और पश्चिमी ज्ञान को अगर सिखाना है तो इंग्लिश जरूरी है, इन्होंने कहा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश और वेस्टर्न साइंस का प्रमोशन किया, इंपॉर्टेंट है, मैकाले में बात की गई इसकी। उसके बाद यहाँ पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या बना? इंग्लिश बना वहाँ पे, कि भाई जो भी पढ़ाएंगे जो अंग्रेजी है उसके माध्यम से ही सिखाएंगे विज्ञान को और साहित्य को, ठीक है। फिर उसके बाद इनका एक फेमस कोटेशन है, ये याद रखना है। इन्होंने कहा कि एक अच्छी यूरोपियन लाइब्रेरी की एक शेल्फ भारत और अरब की पूरी स्थानीय साहित्य से बेहतर है। ये कोटेशन याद रखना किसने कहा है? तो मैकाले ने कहा कि अ सिंगल शेल्फ ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी was worth the whole native literature of India and Arabia। यानी बेसिकली क्रिटिसाइज कर रहे हैं इंडियन लैंग्वेजेस को और अरेबिक लैंग्वेजेस को। फिर उसके बाद है कि इंग्लिश वॉज कंसिडर्ड द लैंग्वेज ऑफ द रूलिंग क्लास। ये इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश को कौन सी भाषा मानी जाती थी? रूलिंग क्लास की भाषा, जो रूल कर रहे हैं, जो शासक वर्ग है, जो शिक्षित वर्ग है, उनकी भाषा इंग्लिश को मानी गई। उसके बाद एक इनकी थ्योरी आती है, इसी को डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी ये लेकर के आए। तो डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी का संबंध किससे है? मैकाले से है। मैकाले मिनट के बाद में जो बात की गई थी वो इसके बारे में भी बात की गई थी। अब ये डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी क्या होती है ये देखते हैं। मैकाले प्रपोज्ड एजुकेटिंग अ स्मॉल क्लास हु कुड लेटर स्प्रेड नॉलेज टू द मासेस। यानी इस थ्योरी में इन्होंने कहा कि जो हम क्या करेंगे, स्मॉल क्लास को एजुकेट करेंगे, यानी छोटे वर्ग को शिक्षित करना। छोटे वर्ग का मतलब ये नहीं है कि गरीब लोगों को शिक्षित करेंगे। इन्होंने कहा कि हम लोग ऐसे छोटे वर्ग को शिक्षित करेंगे जो पहले से एलीट है, जो अमीर है, या बेसिकली जो एडुकेटेड है, जो थोड़े अच्छे वर्ग के हैं,
उनको शिक्षित करेंगे, बाद में ये धीरे धीरे ये लोग और लोगों को शिक्षित करेंगे, राइट। यानी इसी को डाउनवर्ड फिल्टरेशन कहा गया कि भाई फिल्टर होकर के शिक्षा आएगी। जैसे 4 लोगों को शिक्षित किया, 4 लोग 8 लोगों को शिक्षित करेंगे, 8 से 12, 12 से फिर धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, यानी डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी है। इन्होंने कहा पहले कम लोगों को शिक्षा, अच्छी शिक्षा देंगे, वो लोग आगे उसको पास आउट करेंगे, तो इसी को कहा गया डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी। और इनकी एक और कोटेशन है, इन्होंने इसमें कहा कि इंडियन इन ब्लड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट ओपिनियंस एंड मॉरल एंड इंटेलेक्ट। आप सोचो ये किस बुद्धि का ये आदमी था। क्या कह रहा है कि इंडियन इन ब्लड यानी खून में हम इंडियन रहेंगे, कलर में इंडियन रहेंगे, बट इंग्लिश जो होगा वो हमारे टेस्ट में, हमारे ओपिनियन में, हमारे मॉरल्स और हमारे इंटेलेक्ट में वहां पे आएगा। तो इतना इन्होंने इंग्लिश को इंपॉर्टेंट बोला और इनको फोकस इन्होंने किया, ठीक है। तो ये याद रखना किसकी लाइन है, ये आ चुका है पेपर में, किसकी लाइन है, मैकॉले ने बोला इसको, ठीक है। फिर उसके बाद इसको जो विलियम बेंटिक थे उस टाइम पे, जो गवर्नर जनरल थे, उनके द्वारा इसको एक्सेप्ट किया गया और इंग्लिश को ऑफिशियल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे बनाया गया था। तो अंग्रेजी को भारत में शिक्षा का आधिकारिक माध्यम किसके बाद बनाया गया, मैकाले मिनट के द्वारा। डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी इसको कहते हैं और इंग्लिश को इन्होंने बहुत फोकस किया, ठीक है। अब हम बात करेंगे, एक क्वेश्चन था, ये आपका पीआरटी का क्वेश्चन है, देखिए जो अभी हम पढ़ रहे थे वहीं से ये बना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अमंग द थिंग्स अनाउंस्ड इन द 1835 रेजोल्यूशन बाय बेंटिक। बेंटिक कौन थे, विलियम बेंटिक थे। 1835 क्या याद आ रहा है, मैकाले का आया जो मिनट। तो अभी हम देख रहे थे 1835 में यहाँ पे मैकाले ने इसको यहाँ पे जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन में इसको यहाँ पे प्रपोज किया गया। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, जो क्वेश्चन आपका आया था, देखो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, क्या यहाँ पे शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की बात की है, क्या हमने पढ़ा, अभी तक नहीं पढ़ा, यानी ये नहीं है, इसकी बात नहीं की इन्होंने। इंग्लिश की बात की थी और फारसी को न्यायालय की भाषा के रूप में समाप्त कर दिया। क्या ये हुआ था कि जो पर्शियन लैंग्वेज है उसको एबॉलिश कर दिया जाए, क्या ये हुआ था, बिल्कुल हुआ था। तो आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, केवल इसका क्या था आंसर हमारा, डी था, मतलब केवल 2। पर्शियन लैंग्वेज और कौन सी लैंग्वेज थी, ये भी अब हो सकता है आपके में अलग क्वेश्चन आ जाए कि तो आप देखो कितना डीप क्वेश्चन पूछा गया था। ये रहा स्थानीय भाषा जैसे संस्कृत, अरबी और फारसी, संस्कृत, अरबिक और पर्शियन, इनको क्या किया गया था, इनको रिजेक्ट किया गया था, ठीक है। सो आंसर इसका क्या था हमारा, ऑप्शन नंबर डी था। फिर है द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया वाज लेड बाय। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसके द्वारा रखी गई थी, चार्टर एक्ट होगा, मैकाले होगा, वुड होगा या हंटर होगा। देखो ये सारे पढ़ेंगे हम लोग, ये सारे हम लोग करने वाले हैं आगे, लेकिन अभी जितना किया है उसके बेसिस पे आंसर 2 ही होगा, या तो चार्टर एक्ट होगा या तो ये होगा, क्योंकि ये पढ़ा दिया मैंने इसलिए ये क्वेश्चन ऐड किया है। तो चार्टर एक्ट में ऐसा नहीं था आपका, बेसिकली इसमें आधुनिक शिक्षा प्रणाली की बात आपका मैकाले में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। ओके, नेक्स्ट था कि डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी ऑफ एजुकेशन इज गिवन बाय। ये आपका 6 अक्टूबर 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है कि फिल्टरेशन सिद्धांत किसने दिया है। तो डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी कहाँ आया, मैकाले मिनट में आया। 1835 में जो मैकाले का मिनट आया उसमें इसकी बात की गई थी। इन्होंने कहा ना कि हम कुछ मास जो है, जो कुछ लोग हैं उनको शिक्षित करेंगे, वो लोग आगे शिक्षित करेंगे, ऐसा कुछ इनका कॉन्सेप्ट था, ठीक है। ओके, सो आई थिंक यहां तक हम अभी करेंगे। वेट, ओके, सो वुड डिस्पैच को हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट सेशन में इसको मैं करवाऊंगी। चलो वुड डिस्पैच को फटाफट कर लेते हैं, उसके बाद इसका क्योंकि एक पार्ट में नहीं हो पाएगा और हम लोग थोड़ा आराम से कर रहे हैं, एक पार्ट में इट्स नॉट पॉसिबल टू टीच एवरीथिंग। सो हम लोग यहाँ पे वुड डिस्पैच के बारे में बात करेंगे। तो 1853 में आया वुड डिस्पैच, कब आया, 1853 में। 1853 में यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर के नवीनीकरण के दौरान ब्रिटिश संसद ने भारत में शिक्षा की समीक्षा की यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि 1854 में क्या हुआ कि शिक्षा सुधारों और सिफारिशों को शिक्षा
चार्टर के रूप में जारी किया गया, जिसे वुड का डिस्पैच कहा जाता है, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या था ये? रिकमेंडेशंस एंड रिफॉर्म्स वर इश्यूड एज अ चार्टर ऑफ एजुकेशन। सिंपली याद रख लो कि जो रिफॉर्म करने थे हमें, जो हमें रिकमेंडेशन दिया गया शिक्षा को सुधार करने के लिए, वो चार्टर एक्ट में, ये बेसिकली वुड डिस्पैच में दिया गया। तो इसको चार्टर ऑफ एजुकेशन जो चार्टर के रूप में जारी किया गया, यानी कि बेसिकली जो भी रिकमेंडेशन है, जो भी रिफॉर्म्स है, वो यहाँ बताए गए शिक्षा को लेकर के, इसी को मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का महान चार्टर कहा जाता है। हिंदी में चार्टर इसको कहते हैं, मैग्ना कार्टा याद रखना, कई बार सेम पूछा जाता है। तो वुड डिस्पैच 1854 में क्यों आया था? शिक्षा में जो रिकमेंडेशन है, जो रिफॉर्म है, जो सुधार है, उसको बताने के लिए इसको लाया गया था। इसको जारी किया गया, मैग्ना कार्टा कहा जाता है इसको शिक्षा का। और क्वेश्चन देखो ये आया हुआ था कि विच एक्ट इज ऑल्सो नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। किसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा? तो हमने देखा अभी बेसिकली आपका क्या है, वुड डिस्पैच है। कब आया? 1854 में। मैकाले कब आया था? 1835 में, अभी हमने डिस्कस किया। 1835 और 1854 में क्या आया? वुड डिस्पैच आया। इससे पहले 1813 में क्या आया था? चार्टर एक्ट आया। तो क्रम, ईयर भी याद रखना है साथ के साथ। आंसर इसका क्या बना? 1। अब देखो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि ये बेसिकली जो वुड डिस्पैच था, वुड का डिस्पैच जिसको कहते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट एजुकेशनल डॉक्यूमेंट था। पहली चीज, एक ऐसा दस्तावेज था। तो भारतीय शिक्षा की जिम्मेदारी ईस्ट इंडिया कंपनी को यहां पे दी गई थी। इसका एम था यूरोपियन आर्ट को, साइंस को, फिलॉसफी, लिटरेचर को इंग्लिश के थ्रू क्या करना? बढ़ावा देना। यानी अंग्रेजी के माध्यम से यूरोपीय कला, विज्ञान, दर्शन, साहित्य का प्रसार करना इसका मेन फोकस था। सार्वजनिक सेवा वर्ग का निर्माण करना इसका फोकस था, यानी कि हम एक पब्लिक सर्वेंट्स बनाएंगे। मास एजुकेशन को फोकस किया गया, यानी शिक्षा जो है वो बहुत ज्यादा लोगों तक फैले, और फोकस इनका था कि पब्लिक सर्वेंट बनाए जाए, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर काम कर सके, ऐसे लोगों को बनाया जाए। तो ये पब्लिक सर्वेंट्स इनको कहा जाता है। फिर इसके बाद रिकमेंड डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे बेसिकली 5 अलग अलग जो प्रोविंसेस थी, प्रोविंसेस 5 थे, जहां पर यहाँ पे पब्लिक इंस्ट्रक्शन विभाग की स्थापना जो सिफारिश है वो की गई थी। बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, पंजाब, उत्तर पश्चिम प्रांत में इनकी बात की गई थी। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि उच्च शिक्षा के लिए जो विश्वविद्यालय की योजना है वो इसमें बात की गई थी वुड डिस्पैच में। तो वुड डिस्पैच में बेसिकली बात की गई थी कि 1857 में जो पहले 3 विश्वविद्यालय थे, कौन कौन से? कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास। तो जो 3 यूनिवर्सिटी थी, जो सबसे पहले जो स्टैब्लिश हुई, वो इसी के दौरान हुई थी। कौन कौन सी 3 यूनिवर्सिटी है 1857 में? कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास। उस टाइम पे 1857 ईयर याद रखना, कब ये स्थापित हुई थी? 1857 में। कौन सा था? वुड डिस्पैच था। ईयर क्या था यहाँ पे वुड डिस्पैच में? तो ईयर याद रखना है 1854। ठीक है, तो ये हो गया वुड डिस्पैच। ओके, सो इसको भी आई थिंक कर लेते। ठीक है, ओके, सो लेट्स फिनिश इट, है ना, इसको कर लेते हैं आज ही। इस वीडियो में पूरा करवा देती हूँ, फिर अगली वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो अगला आता है हंटर कमीशन। हंटर कमीशन जो 1882 में आया, वुड डिस्पैच हो गया, अब हंटर कमीशन 1882, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। वुड डिस्पैच कब आया? 54 में। हंटर कमीशन आया 1882 में। याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो इसका जो गठित हुआ वो 3 अप्रैल 1882 में हुआ। सर विलियम हंटर इसके अध्यक्ष थे। अब इसमें ऑब्जेक्टिव इसके क्या क्या थे वो बात करेंगे, और मेजरली यहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन की बात की गई थी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन। देखो यहाँ पे प्रपोज्ड 2 स्ट्रीम्स इन हाई स्कूल। इन्होंने कहा बेसिकली हंटर कमीशन ने कि 2 स्ट्रीम होगा हाई स्कूल में, पहला यूनिवर्सिटी और दूसरा जिसको वोकेशनल या टेक्निकल बोला गया। तो हाई स्कूल की बात की, 2 तरीके से हाई स्कूल होगा, यूनिवर्सिटी
और वोकेशनल या टेक्निकल जिसको कहा जाता है। तो बेसिकली जो व्यावसायिक शिक्षा थी उसकी बात यहाँ पे इस कमीशन में की गई थी। इसके अलावा इसको मेन फोकस था जो वुड डिस्पैच आया था 1854 में, उसके इम्प्लीमेंटेशन की समीक्षा करने के लिए भी इसको स्थापित किया गया था। यानी कि जो इम्प्लीमेंटेशन वुड डिस्पैच ने जो किया, जो इम्प्लीमेंटेशन आए उसकी समीक्षा करने के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया और साथ के साथ वोकेशनल एजुकेशन वाज द मेजर पार्ट ऑफ इट। फर्स्ट अटेम्प्ट टू डाइवर्सिफाई करिकुलम, बेसिकली यहाँ पे पाठ्यक्रम को विविधीकरण करने की कोशिश पहली बार की गई और अधिकांश रूप से इसको नज़रअंदाज ही किया गया था। वहाँ पे ज़्यादा इसको कुछ बहुत ज़्यादा इसकी पहचान नहीं हो पाई थी, लेकिन जो व्यावसायिक शिक्षा है उसकी बात यहाँ पे मेजरली की गई थी। फिर आता है आपका सैडलर कमीशन। सैडलर कमीशन आया 1917 में। तो ये था आपका अभी तक हंटर कमीशन, हंटर के बाद आया सैडलर। तो सैडलर कमीशन कब आया? 1917 में आया। ईयर याद रखिएगा। बेसिकली यहाँ पे जो आपका सेकेंडरी एजुकेशन था उसकी बात की गई थी कि विश्वविद्यालय शिक्षा को अगर सुधार करना है, इन्होंने कहा कि अगर हमें यूनिवर्सिटी जो एजुकेशन है उसको अगर मुझे इम्प्रूव करना है तो वहाँ माध्यमिक शिक्षा पर सुधार यहाँ पे करना होगा। तो बेसिकली विश्वविद्यालय शिक्षा सुधार के लिए माध्यमिक शिक्षा सुधार पे फोकस यहाँ किए जाने पे फोकस किया गया। सजेस्टेड ब्यूरिफिकेशन ऑफ हायर एजुकेशन एट इंटरमीडिएट लेवल इंस्टेड ऑफ मार्टिकुलेशन, यानी कि उच्च स्तर का विभाजन इंटरमीडिएट स्तर पर करने का सुझाव किया गया। तो इंटरमीडिएट एजुकेशन पर जो स्तर है उस पर हम विश्वविद्यालय जो उच्च शिक्षा उसका विभाजन करेंगे, सैडलर आयोग ने कहा, और इंटरमीडिएट कॉलेजेस की स्थापना करेंगे। तो इंटरमीडिएट कॉलेज के का जो सुझाव है जिसके अंदर कला, विज्ञान या हम मेडिसिन या इंजीनियरिंग या एजुकेशन की बात करें तो इस पर कॉलेजेस को लाया जाए, इंटरमीडिएट कॉलेज होने चाहिए, उसकी बात इन्होंने की। तो आपको क्या करना है, इसको रटना नहीं है। आपको कैसे याद रखना है कि इंटरमीडिएट स्तर पर उच्च शिक्षा का विभाजन किस आयोग ने किया? इन्होंने इंटरमीडिएट स्तर पर जो विभिन्न हमारी यूनिवर्सिटी है, जो कॉलेज है, उसको यहाँ पे बनाने का सुझाव प्रस्तुत किया। कॉलेजेस टू बी इंडिपेंडेंट और अटैच टू सिलेक्टेड हाई स्कूल्स, यानी कि स्वतंत्र या चयनित हाई स्कूल से जुड़े कॉलेज होने चाहिए। इसके साथ माध्यमिक और इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड का सुझाव दिया कि एक बोर्ड होना चाहिए जहां पर जो परीक्षा है और जो बाकी जो चीजें हैं उसका फोकस यहाँ किया जाएगा, यानी जो भी कंट्रोल होगा वो सेकेंडरी और जो आपका इंटरमीडिएट एजुकेशन है वो होगा। ठीक है। फिर यहाँ पे जो आपका +2 स्टेज आप देखते हैं या जो जूनियर कॉलेजेस देखते हैं उसकी नींव यहाँ पे इसी आयोग के द्वारा रखी गई थी। तो यहाँ पे याद रखना कि भारत में +2 स्तर जो होता था और जो जूनियर कॉलेजेस होते थे उसकी नींव यहाँ पे सैडलर कमीशन ने रखी 1917 में। तो ये सारे सुझाव इस कमीशन के थे। उसके बाद बात करेंगे हार्टोग समिति। देखो सैडलर आया 1917 में, 1917 के बाद आया 1929 में हार्टोग समिति। हार्टोग समिति बेसिकली इसमें देखो बात किया गया था भारत में शिक्षा की समीक्षा करने के लिए इसको लाया गया और यहाँ पे बेसिकली इन्होंने ये देखा कि जो विश्वविद्यालय मार्टिकुलेशन जो है वो माध्यमिक शिक्षा पर हावी है। तो बेसिकली शिक्षा प्रक्रिया को रिव्यू करने के लिए हार्टोग जो कमीशन है, कमेटी है, उसको लाया गया। इट रेकमेंडेड डाइवर्सिफाइड स्कूल करिकुला। इसने फोकस किया किस पे? स्कूल पाठ्यक्रम को विविधित है उसको करना, यानी जो करिकुलम है उसको डाइवर्सिफाइड करना, बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग करना, एंड मध्य विद्यालय से व्यावसायिक प्रवाह शुरू करने की सिफारिश की, यानी कि वोकेशनल स्ट्रीम्स की बात की। तो ये याद कैसे होगा आपको? ये जस्ट कीवर्ड जो आप देख रहे हैं इनको समझना है। ठीक है। तो भारतीय शिक्षा की समीक्षा की हार्टोग कमेटी ने स्कूल करिकुलम को डाइवर्सिफाइड करने की बात की कि जो करिकुलम होगा, जो शैक्षणिक ढांचा होगा ओवरऑल, वो कैसा हो? डाइवर्सिफाइड हो, अलग अलग होना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे है कि अधिक लड़कों को औद्योगिक और वाणिज्यिक करियर में भेजने और तकनीकी प्रशिक्षण को देने का सुझाव भी इस कमेटी ने किया। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि विच कमेटी सजेस्टेड बॉयज टू बी डायरेक्टेड इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल करियर, यानी बॉयज को कहा गया कि भाई जो लड़के होंगे वो इंडस्ट्रियल और जो कमर्शियल चीजें हैं उसमें जाएंगे,
जो आपका टेक्निकल चीजें होती हैं उसकी शिक्षा देने का, प्रशिक्षण देने का सुझाव इस कमेटी ने किया था। फिर यहाँ पे टीचर ट्रेनिंग की बात की गई और टीचर की जो सर्विस है, कंडीशंस है सेकेंडरी टीचर्स की, उसकी बात की गई। तो शिक्षक प्रशिक्षण और माध्यमिक शिक्षक की सेवा परिस्थितियों पर यहाँ पे ध्यान दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है। तो हार्टॉग कमेटी ने शिक्षा जो टीचर ट्रेनिंग है उसकी बात की यहाँ पे। उसके बाद आता है सप्रू कमेटी। ये थोड़े छोटे छोटे हैं, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इसको नहीं छोड़ा है। ठीक है, हम लोग हर चीज कर रहे हैं जो आपका दिया हुआ है। तो हार्टॉग के बाद आया 1934 में सप्रू समिति। बहुत छोटा है, बस इसका बेसिक याद रख लो कि जो ये सप्रू कमेटी आई, ये यूपी गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे नियुक्त की गई थी। तो यूपी गवर्नमेंट ने इसको नियुक्त किया। क्यों नियुक्त किया गया था? कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। क्या जानने के लिए कि भाई जो बेरोजगारी है उसके कारण क्या है। तो बेरोजगारी के कारणों की जांच के लिए जो नियुक्त कमेटी थी उसको सप्रू कमेटी कहा गया। उसके बाद यहाँ पे कि शिक्षा केवल परीक्षा और डिग्री पर केंद्रित, जीवन में पेशे के लिए नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने देखा, इन्होंने फाउंड किया कि एजुकेशन जो है वो लार्जली एग्जाम्स पे और डिग्रीज पे फोकस कर रहा है। एग्जाम जो है वो वोकेशन पे फोकस नहीं कर रहा। तो इन्होंने बेसिकली एजुकेशन को क्रिटिसाइज किया यहाँ पे कि एजुकेशन जो है वो केवल एग्जाम पे और डिग्रीज पे फोकस्ड है, ना कि वोकेशन पे, पेशे के लिए नहीं सिखाया जा रहा है कुछ भी। तो इन्होंने बेसिकली एजुकेशन को क्रिटिसाइज किया। फिर इसके कुछ रिकमेंडेशन थे। पहला कि माध्यमिक स्तर पर जो पाठ्यक्रम होगा वो विविध होगा, डाइवर्सिफाइड होगा, इन्होंने भी यही कहा। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटरमीडिएट जो स्तर है उसको समाप्त करने की बात की। माध्यमिक स्तर को 1 वर्ष बढ़ाने की बात इन्होंने की। निचले माध्यमिक स्तर के बाद व्यावसायिक प्रशिक्षण को शुरू करने की बात की गई, यानी वोकेशनल ट्रेनिंग की बात भी इस कमेटी ने की। और यहाँ पे जो विश्वविद्यालय डिग्री होगी वो 3 वर्ष की हो। इन्होंने कहा कि जो विश्वविद्यालय डिग्री हम लेते हैं मिनिमम, वो 3 ईयर का होना चाहिए। तो ये जो सिफारिश है ये सप्रू कमेटी के द्वारा दिया गया। उसके बाद आता है अबॉट वुड रिपोर्ट 1937 में। सप्रू कमेटी आई 1934, फिर अबॉट वुड रिपोर्ट आया 1937। ईयर याद रखने सबके। अब देखो यहाँ पे अपॉइंट किया गया था 1936 में, और देखो यहाँ पे है कि 1936 में इसको नियुक्त किया गया। 1935 के केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रस्ताव के तहत व्यावसायिक शिक्षा पर सलाह देने के लिए, यानी वोकेशनल एजुकेशन पे एक सलाह देने के लिए इस कमेटी का ये जो रिपोर्ट है इसको लाया गया था। और सामान्य शिक्षा के समानांतर व्यावसायिक संस्थानों की व्यवस्था, यानी कैसे याद रखोगे इसको आप, कि जो आपका वोकेशनल एजुकेशन है या वोकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसकी बात इस रिपोर्ट में की गई थी। तो अबॉट वुड रिपोर्ट इतना डीप में आएगा नहीं, लेकिन इसको बस समझने के लिए हम पढ़ रहे हैं। अगर बहुत टफ लग रहा है कोई बात नहीं, इतना डीप में नहीं आएगा। बस ये समझो, ईयर समझ लो और मोटा मोटा इसमें समझ लो कि क्या क्या बोला गया है। बाकी यू कैन रीड इट लेटर, आपको 1-2 बारी वीडियो देखना पड़ेगा तभी आपको ये समझ में आएगा। अगर बहुत टफ लग रहा है अभी तो, या इसको आप 2 पार्ट में इस वीडियो को देख लेना। ठीक है, तो कहाँ पे थे हम? सामान्य शिक्षा के समानांतर जो व्यावसायिक शिक्षा है उसकी बात की गई थी यहाँ पे अबॉट वुड रिपोर्ट में 1937 में बात की गई। और जो आपका पॉलिटेक्निक और जो टेक्निकल या कमर्शियल हाई स्कूल्स थे उसको यहाँ पे फोकस किया गया इस रिपोर्ट के बाद। तो अबॉट वुड रिपोर्ट में बेसिकली बात की गई कि जो पॉलिटेक्निक कोर्सेज होते हैं, जो टेक्निकल कोर्सेज होते हैं, जो हमारे वो कमर्शियल कोर्सेज हैं या कृषि से रिलेटेड कोर्स है, उसमें हाई स्कूल की स्थापना की जाए। राइट, तो ये याद रखना। और साथ के साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपका साहित्यिक पाठ्यक्रम है, गैर साहित्यिक पाठ्यक्रम है, उसको यहाँ पे हम लाएंगे। तो ये चीजें हैं ये जो इस रिपोर्ट के अंदर बात की गई। फिर आता है जाकिर हुसैन कमेटी, जिसको हम वर्धा स्कीम भी बोलते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है। 1937 अगेन ईयर भी वही है। 1937 में जाकिर हुसैन कमेटी आई। ठीक है, जो जहां पर बात की गई वर्धा स्कीम के बारे में। तो वर्धा स्कीम भी आता है नाम, कई बार जाकिर हुसैन कमेटी भी आता है, दोनों सेम बात है। यहाँ पे बेसिकली महात्मा गांधी के आइडिया को यहाँ पे आगे फोकस किया गया। बेसिक शिक्षा एजुकेशन, जो बेसिक शिक्षा की बात है वो यहीं पे की गई थी। तो बेसिक एजुकेशन जो गांधी जी का विचार था उसकी बात यहीं पे की गई थी 1937 में, जिसको जाकिर हुसैन समिति कहा जाता है।
तो यहाँ पे देखो क्या क्या था कि गांधी के आइडियाज से फोकस था, पहला पॉइंट। दूसरा, आइडिया ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी 7 ईयर एजुकेशन की बात की गई कि मातृभाषा में 7 साल हम यहाँ पे कंपल्सरी एजुकेशन देंगे। तो निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मातृभाषा में 7 वर्षों तक देंगे। तो 7 ईयर्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इन द मदर टंग ऑफ अ चाइल्ड। फिर यहाँ पे वर्क सेंट्रिक एजुकेशन होगा। एजुकेशन कैसी होगी? जो कार्य आधारित है, जो वर्क सेंट्रिक है, ठीक है। इसके साथ साथ हैंडीक्राफ्ट, जो आपका हस्तशिल्प की शिक्षा है, वो देंगे। हस्तशिल्प की शिक्षा की बात की गई। आत्मनिर्भर शिक्षा होगा। सैलरीज की बात की गई कि टीचर्स को सैलरीज यहाँ पे देंगे। और प्रत्येक व्यक्ति हाथ के काम से जीविका कमाने की शिक्षा की बात की गई। तो ये आपका बेसिकली वर्धा स्कीम याद रखना। जाकिर हुसैन कमेटी इसको कहते हैं, बेसिक एजुकेशन, गांधी जी का विचार है और ये सारी बात की गई। उसके बाद नेक्स्ट आता है सार्जेंट रिपोर्ट। 1937 में जाकिर हुसैन आया। फिर 1944 में सार्जेंट रिपोर्ट आया। सार्जेंट रिपोर्ट में बेसिकली यहाँ पे यूनिवर्सल फ्री कंपल्सरी एजुकेशन की बात सबसे पहले की गई। यानी यूनिवर्सल शिक्षा कैसी होगी? यूनिवर्सल होगी, हर बच्चे तक जिसकी पहुंच हो। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात की गई। इन्होंने सुझाव दिया 3 लेवल का। कितने लेवल? 3 लेवल। पहला प्री प्राइमरी 3 से 6, जूनियर प्राइमरी 6 से 11, सीनियर बेसिक या मिडिल स्कूल जिसको कहते हैं 11 से 14 वर्ष। अब देखो इनके ईयर इतने याद नहीं रखने, बस ये याद रखना कि 3 लेवल कौन से थे। सार्जेंट रिपोर्ट में 1944 में इन्होंने बोला। फिर इन्होंने देखो 2-4 बातें बोली है। पहला मिडिल स्कूल की बात की। मिडिल स्कूल जो होगा वो बेसिकली औद्योगिक, वाणिज्यिक यानी इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल और यूनिवर्सिटी एंट्री जो होगी उसके लिए पाठ्यक्रम कैसा होगा? विविध होगा। डाइवर्सिफाइड करिकुलम लाएंगे हम, अलग तरह का करिकुलम होगा, हर बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग होगा, हर एक क्षेत्र के लिए होगा, डाइवर्सिफाइड होगा। हाई स्कूल की बात की 6 वर्ष, मातृभाषा में शिक्षा की बात की, ठीक है। डिग्री कोर्सेज कितने साल बोला? 3 साल। चयनित छात्रों के लिए 3 वर्ष का डिग्री पाठ्यक्रम, डिग्री कोर्सेज की बात की। फिर यहाँ पे टीचर ट्रेनिंग की बात की गई, अडल्ट लिटरेसी की बात की गई, स्पेशल नीड बच्चों की बात की गई, ठीक है। रिक्रिएशनल एजुकेशन होना चाहिए, यानी ऐसी शिक्षा जो मनोरंजक हो, शारीरिक शिक्षा हो। ये बेसिक पॉइंट्स हैं जो याद रखने हैं। किसमें बात की गई? सार्जेंट रिपोर्ट में। फिर फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम कवरिंग ऑल स्टेजेस ऑफ एजुकेशन एंड प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी। ये याद रखना कि सभी शैक्षणिक स्तरों को शामिल करने वाली पहली समग्र योजना की बात इस रिपोर्ट में की गई, सार्जेंट रिपोर्ट में। इन्होंने 3 यूनिवर्सल फ्री कंपल्सरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, 3 लेवल की बात कर रहे हैं ये लोग, और टीचर ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, अडल्ट लिटरेसी, मातृभाषा में शिक्षा की बात कर रहे हैं, करिकुलम की बात कर रहे हैं कि बहुत अलग करिकुलम, हम डाइवर्सिफाइड करिकुलम देंगे। तो बेसिकली शैक्षणिक स्तर में सारे शैक्षणिक स्तरों को शामिल करने की बात इस रिपोर्ट में की गई थी, ठीक है। तो ये था आपका सार्जेंट रिपोर्ट 1944। ये हम लोग अभी तक जो गाइस कर रहे थे, ये हम लोग कर रहे थे बिफोर इंडिपेंडेंस। आज का जो हमारा सेशन था, एक बार और बता देती हूँ लास्ट में, ये जो आज का सेशन था, आज हम लोग बिफोर इंडिपेंडेंस जो आपका ये NIOS मॉड्यूल था, जहाँ पे इंडिपेंडेंस से पहले ये यूनिट 1 आज हम कर रहे थे, ठीक है। यूनिट 1 कर रहे थे। वी हैव डन दिस यूनिट अच्छे से, सारे कमीशन मैंने सार्जेंट तक करा दिया है। तो ये जो हम कर रहे थे ये बिफोर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता से पूर्व था। अब स्वतंत्रता के बाद जो हम करेंगे वो राधा कृष्णन कमीशन से, 1948 की कमीशन से करेंगे स्टार्ट, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आज की इस वीडियो में चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट होता है, एनीथिंग इफ़ यू हैव इन योर माइंड, आप मुझे बाद में बता दें। आप मुझे पर्सनली भी बोल सकते हैं इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनीथिंग रिगार्डिंग। एंड यहाँ पर जो ये PDF है ये आपको तुरंत वीडियो के बाद आपको मिल जाएगा। अलग ब्लॉग जो आपका एप्लीकेशन पे ब्लॉग जो है उसमें आपको मिल जाएगा। तो PDF हर वीडियो के नीचे आप चेकआउट कर लेना, थोड़ा नीचे जाके सारी PDF आपको अवेलेबल हो जाएंगी। एंड ये वाला जो आप नोट्स देख रहे हैं जो हैंड रिटन है, अभी आई थिंक ये थोड़ा छोटा है, थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा। ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं ये मैंने, यही चीज़ें हैं जो आज हमने पढ़ा है, लेकिन आप इन नोट्स को भी प्लीज़ पढ़िएगा, इनको भी पढ़ो और जो नया पढ़ा रही हूँ उसको भी पढ़ो। सेम चीज़ें हैं लेकिन नए तरीके से थोड़ा और हम लोग दोबारा से चीज़ों को समझ रहे हैं। मैं चाहती थी कि मैं अच्छे से दोबारा सारी चीज़ें कराऊँ यहाँ पे। तो आशा करती हूँ कि आज की इस वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी।
कोई डाउट होता है लेट मी नो, एंड मिलते हैं अगली क्लास के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास, एंड कोई डाउट होता है लेट मी नो इन कॉमेंट बॉक्स। स्टे ट्यून्ड।